एक साहब बयान करते हैं, बस में बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी मेरी बीवी को काफ़ी देर से घूर रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। बस उस वक्त पुल के ऊपर से गुजर रही थी। दिल किया कि इस आदमी को धक्का देकर पुल से नीचे फेंक दूं। मेरी बीवी उससे बेखबर खिड़की से नजर आते मनाजिर में खोई हुई थी। शादी के बाद हम पहली बार अकेले थे और इतना लंबा सफ़र एक साथ कर रहे थे। मैंने उसकी तरफ मुस्कराकर देखा तो वो शर्मा गई। अचानक मुझे ख्याल आया, इस आदमी ने मेरी बीवी को शर्माते हुए देखा होगा। ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो अब भी मेरी बीवी की तरफ देख रहा था। मैं उसे घूरने के अलावा कर भी क्या सकता था। अब अगर मैं उठकर उसे मारना शुरू कर देता या ड्राइवर से कहता कि ये आदमी मेरी बीवी को घूर रहा है, इसे बस से नीचे उतार दो, तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो इतना बदतमीज़ आदमी था कि मेरी बीवी को घूरता रहा, मगर मैं जो ही उसकी तरफ देखता वो दूसरी तरफ देखने लगता। कुछ देर घूरने के बाद मैंने भी खिड़की के पार देखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बस रुकी तो हम नीचे उतर आए। हमारी मंजिल आ चुकी थी। मैंने अपना बैग उठाया और बस से नीचे उतर आया। आगे का रास्ता हमने पैदल ही तय करना था। ये गांव था जहां मेरी खाला का घर था और हम दोनों उनकी बेटी की शादी में शिरकत करने आए थे। रास्ता कच्चा था और आसपास बहुत से दरख्त और झाड़ियां थीं। मेरी बीवी उस वक्त बातों में मसरूफ थी, लेकिन मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता तो कोई ना होता। कभी मुझे लगता कि ये मेरा वहम है और कभी लगता कि वाकई कोई हमारा पीछा कर रहा है। जो मेरे देखने पर झाड़ियों में छुप जाता। रास्ता ख़त्म हुआ तो मेरी खाला का घर आ गया और मैं इसे अपना वहम समझकर घर के अंदर चला गया, मगर मेरे वहम ने उस वक्त हकीकत का रूप धार लिया जब मैंने बस में बैठे उस आदमी को बारात के साथ घर में आता देखा। मैं अब भी उसे मेहमान समझकर नज़रअंदाज कर देता, मगर मैंने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। उसकी नज़रें अब भी मेरी बीवी पर जमी हुई थीं। मैं गुस्से से आगे बढ़ा, मगर अचानक ही दूल्हा का बाप उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और मैं गुस्से के मारे घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो आदमी मेरी बीवी के पास से गुजरा। मैं गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उसने मेरी बीवी के कान में कुछ कहा और वो बेहोश हो गई। मैंने उसके पीछे जाना चाहा, मगर वो लोगों में गुम हो गया और बारात चली गई। अगले दिन मेरी बीवी बुखार में तपती रही। मैंने कई बार उससे कुछ पूछना चाहा, मगर वो बस रोती रही। हमने शादी खत्म होने के बाद अपने घर वापस जाना था, मगर बीवी की तबीयत खराब देखकर मैं रुक गया। 2 दिन आराम के बाद वो ठीक हो गई। मैं शाम को उसे बताने आया कि हम सुबह चले जाएंगे, मगर वो कमरे में नहीं थी। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं थी। अचानक जानवरों के कच्चे कोठे से गुजरते हुए मुझे उसकी झलक दिखाई दी। मैं दरवाजे तक पहुंचा तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। सामने ही मेरी बीवी उस आदमी के गले लगी हुई थी। मैं वहीं से चिल्लाया, बदकिरदार। मेरी सास हमारे पड़ोस में रहने आई तो मेरी माँ ने उनकी इकलौती बेटी को मेरे लिए पसंद कर लिया। मैंने एहतजाज किया, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो कहती हो कि उसका बाप मर चुका है और कोई रिश्तेदार नहीं। लेकिन मेरी माँ तो
उनकी शराफत के गुण गाने लगी और मेरे मना करने के बावजूद मेरी शादी कर दी। यूं अचानक आने पर मेरी बीवी उस आदमी से अलग हो गई, मगर वो घबराई नहीं। अलबत्ता वो आदमी गुस्से से आगे बढ़ा। रुक जाइए, इसे कुछ कहने से पहले सोच लें कि आपके जेल जाने के बाद इसी ने हमें सहारा दिया। मैं बीवी की बात सुनकर हैरान रह गया। जिन लड़कियों के बाप जीते जी मर जाएं, उन्हें ये ताने जिंदगी भर सुनने पड़ते हैं। मेरी बीवी रोती हुई बाहर चली गई। तब उस आदमी ने मुझे बताया कि वो मेरी बीवी का बाप है। गलत कामों में पड़कर वो जेल चला गया तो इन दोनों माँ बेटी ने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर ली। ये सुनकर मैं जहाँ हैरत ज़दा रह गया, वहाँ मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी कि मैंने बिना सोचे समझे अपनी बीवी के किरदार पर शक किया। मियाँ बीवी का रिश्ता किसी आईने की तरह है, ज़रा सी ठेस से इसमें दरार पड़ जाती है। इसलिए दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाएं।